नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लंबी लाइन। 90 विधानसभा सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। हरियाणा की बादशाहपुर सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। 8 अक्टूबर यानी आज 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। आज हरियाणा में मतदान हो रहा है। हरियाणा में 2 करोड़ से अधिक मतदाता आज वोट करेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपना वोट डाला है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होते ही उन्होंने वोट डाला। नारनौला महज 1.6 लाख मतदाताओं के साथ राज्य की सबसे छोटी सीट है। चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जननायक जनता पार्टी का चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन है। जेजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एएसपी 20 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। इनेलो 53 सीटों पर तो बसपा 37 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनावों में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31 और जसपा को 10 सीटें मिली थी। इनेलो 1, HLP 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। 44 सीट पर चौटाला परिवार की साख दांव पर है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज मतदान शुरू हो गया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। एक चरण में हरियाणा में मतदान हो रहा है। और अगर यहाँ राजनीतिक समीकरण की बात करी जाए तो यहाँ पे कई राजनीतिक दलों के गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। जहां बात करी जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जननायक जनता पार्टी का चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। हरियाणा में जेजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एएसपी 20 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। इनेलो 53 सीटों पर तो बसपा 37 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनावों में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31 और जसपा को 10 सीटें मिली थी। इनेलो 1, HLP 1 को 1 सीट मिली थी और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। और वहीं 44 सीट पर चौटाला परिवार की साख दांव पर लगी है। तो शाम सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की पोती श्रुति चौधरी बीजेपी से मैदान में है। कांग्रेस ने बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया। लाडवा से नायब सिंह सैनी मैदान में है। अंबाला कैंट से अनिल विज, जुलाना से वीरेश फोगाट की किस्मत दांव पे लगी हुई है। टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, एलानाबाद से अभय चौटाला, आदमपुर से भव्य विश्नोई, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु की किस्मत दांव पर लगी है। कई ऐसे दिग्गज है सीएम नायब सिंह सैनी समेत जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। और सबकी नजर जिस चेहरे पर है सीएम नायब सिंह सैनी के बाद तो वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी मैदान में है। अंबाला कैंट से अनिल विज, जुलाना से विनेश फोगाट की किस्मत दांव पर है। टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, एलानाबाद से अभय चौटाला पर सबकी नजर है। आदमपुर से भव्य विश्नोई, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, क्याथल से आदित्य सुरजेवाला और कलायत से विकास सहारण मैदान में है। आदित्य रणदीप सुरजेवाला और विकास कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के बेटे हैं। तो सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार जुड़ चुके हैं। पवन, वोटिंग की बात करी जाए तो 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में?
फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है और अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कई गठबंधन देखने को मिले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे गठबंधन, उधर कांग्रेस की बात करें तो माना जा रहा था कांग्रेस आम आदमी पार्टी और सपा से गठबंधन कर सकती है, लेकिन यहाँ गठबंधन की बात बनी नहीं और अकेले ही कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में है। इस बार सीएम नायब सिंह सैनी की विधानसभा सीट चुनाव के लिए बदली गई है। इस बार उन्हें लाडवा से उतारा गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, यहां से सांसद भी रह चुके हैं सीएम नायब सिंह सैनी। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आज एक चरण में ही 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। तमाम सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौटना चाह रही है। और हमारे साथ इस खबर पे संवाददाता पवन कुमार जुड़ चुके हैं। पवन, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? देखिए, जिस तरह से अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव जो 2024 है जो चल रहा है और मतदाताओं के मैं कई बूथों पर गया हूं, इन सभी बूथों पर मैंने देखा है कि लंबी लंबी लाइनें लगी है, लोगों में उत्साह है और अब की बार बम्पर वोटिंग होने वाली है। अभी मैं डांगरा, जो कि सुभाष बराला जी और पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का पैतृक गांव है, मैं वहां पर मौजूद हूं और लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई है और लोग सुबह ही जल्दी आने लगे हैं। आपको बता दें कि टोहाना की जो सीट है, टोहाना विधानसभा क्षेत्र की असेंबली, ये बहुत हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि पहले सुभाष बराला जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से थे और अब पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को भारतीय जनता पार्टी की टिकट यहाँ पर मिली है और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। और इनेलो पार्टी से जो कुणाल करण सिंह जी हैं, वो भी इस समीकरण को, कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ने का काम बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी पैठ अब की बार बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी पवन, देखिए, अपनी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से है और जो अन्य दल हैं वो रिमोट की तरह कंट्रोल किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो ऐसे में अगर बात करी जाए, दो पार्टियों में टक्कर है, लेकिन बाकी पार्टियों की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल रही है? जिस तरह का प्रचार किया, क्या उम्मीद जताई जा रही है? अन्य दलों को, अन्य गठबंधन को कोई सीट जाती दिख रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही सारा मुकाबला है? यस, बिल्कुल बिल्कुल। जननायक जनता पार्टी जो है, अब की बार जिस तरह से सर्वे सामने आ रहा है, लग रहा है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्म है उसको जो ग्राफ है उसको बढ़ाने में कामयाब रहा है। अब हम अगर मानते हैं कि कहीं ना कहीं 3 से 5 या 6 सीटें इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है उसकी साझे उम्मीदवार है, वो कहीं ना कहीं सेंध लगाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, लेकिन समीकरण बिगाड़ने का काम अब की बार इनेलो और बीएसपी गठबंधन कर सकते हैं। पवन, उत्तर प्रदेश की भी कई राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में नजर आ रही हैं। बसपा भी गठबंधन के साथ यहाँ पे चुनाव में उतरी है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में अगर बात करी जाए इन पार्टियों की, तो इन पार्टियों को गठबंधन के तहत कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है या फिर इन पार्टियों के गठबंधन से जुड़ने से पार्टियों को कितना फायदा होता दिख रहा है? जी बिल्कुल, आजाद समाज पार्टी जो है ये इन्होंने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन किया है, लेकिन यहाँ पर आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के पीछे हटती नजर आ रही है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का लोगों में काफी विरोध था, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके 2019 में सरकार बनाई थी, लेकिन लोगों की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका सामना इस पार्टी को करना पड़ा है। मैंने जैसे पहले बताया कि लोगों में ऐसा है कि अब की बार 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी का ग्राफ बिल्कुल डाउन है, जमानत जब्त होने तक के भी आसार है, और उस पार्टी के साथ आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन किया है, तो कहीं कहीं उनको भी यहाँ पर नुकसान झेलना ही पड़ेगा। और आने वाले भविष्य में राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी ने एक तरह से ऐसी पार्टी का साथ दिया है जो जिसका लोगों में बहुत ज्यादा विरोध है। जी, अगर बात करें बसपा की, तो बसपा को लेकर क्या बताया जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, जिसका फायदा इनेलो पार्टी
बहुजन समाज पार्टी से बिल्कुल लेगी, क्योंकि इनेलो पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक था, अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान उनके समर्थन में अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस करके कहीं ना कहीं लोगों की और किसानों की भावनाएं इनेलो के साथ जुड़ी है और उसमें ग्राफ बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी भी करेगी। पवन, माना जा रहा था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी और 2 से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को भी देगी, लेकिन ये गठबंधन हो नहीं पाया। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल, ये गठबंधन अगर होता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी इसका फायदा होता, लेकिन हाईकमान जो भी आम आदमी पार्टी की हाईकमान है उनका और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के साथ उनका तालमेल नहीं बन पाया। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो पंजाब से लगता हुआ एरिया है, वहां पर कुछ ना कुछ वोट बैंक जो है आम आदमी पार्टी के पास जरूर था। लेकिन ये वोट बैंक अब कांग्रेस पार्टी का ही इसमें नुकसान होगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस का गठबंधन में करते तो एक जगह पर वोट बैंक इकट्ठा होता और वही 2 जगह वोट बैंक बंट गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा देखने को मिल रहा है हरियाणा में इस विधानसभा चुनाव में। जी पवन, अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी नजर आ रही है? बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में काफी जी जान लगाई। तमाम संगठन के बड़े चेहरे हरियाणा में चुनावी प्रचार के लिए उतरे थे। तो क्या इसके बाद भी उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा जो है जनता से रिस्पांस नहीं मिलेगा, या फिर इस प्रचार का असर होता दिख रहा है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, एंटी इंकमेंसी जो है इसकी वजह से अब की बार थोड़ा सा है, इसको नुकसान झेलना पड़ सकता है। बड़े बड़े नेता है जो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी से, वो हरियाणा में दिन रात पूरी मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार सत्ता में आए और स्पष्ट बहुमत के साथ आए। लेकिन लोगों में जिस तरह का हम विरोध देख रहे हैं उसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट बहुमत हासिल करने में नाकामयाब रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और जो किसान आंदोलन था वो सबसे बड़ा फैक्ट रहेगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा और पंजाब इसमें अग्रीम थे। तो हरियाणा के लोगों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, खासकर किसानों में इसके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध है। तो लगता नहीं है कि पूर्ण बहुमत अब की बार हरियाणा से ले सकेंगे, क्योंकि हम टोहाना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पूर्व पंचायत मंत्री जो कि पहले जननायक जनता पार्टी में थे, फिर कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले आए हैं। और वही दूसरी ओर इनके प्रतिद्वंदी होते थे सुभाष बराला जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच की जो आपस की खटास है भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान कर रही है। साथ में किसानों की विरोधी लहर, साथ में सरपंचों का विरोध, तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब की बार स्पष्ट बहुमत ले पाए भारतीय जनता पार्टी। पवन, अगर हॉट सीट की बात करें तो हॉट सीट कौन सी बनी हुई है? सबकी निगाहें किस पर टिकी हुई हैं? साथ ही उन दोनों सीटों की बात भी करेंगे जहां पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उनका जब चुनावी क्षेत्र बदला गया है, जब उनको नई सीट से उतारा गया है, तो इसके कितने फायदे और नुकसान होते दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का देखिए हॉट सीट एक तो मैं जिस टोहाना विधानसभा क्षेत्र से जहां से मैं बोल रहा हूं वहीं पर है, और इसी विधानसभा क्षेत्र में मैं बता देता हूं आपको कि हॉट सीट इसीलिए है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भारतीय जनता पार्टी से सुभाष बराला जी होते थे और साथ में विधानसभा पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली होते थे। इनको लेकर के अब लाडवा सीट की अब बात करते हैं। वही ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जो फिलहाल प्रत्याशी है उससे खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हॉट सीट इसी वजह से बनी हुई है कि समीकरण बिगाड़ने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर उनके बड़े नेता वो खुद ही कर रहे हैं। जी, विनेश फोगाट के ऊपर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या लग रहा है उनको जनता का कितना समर्थन मिलेगा? देखिए, विनेश फोगाट को जनता का समर्थन और लोगों की सहानुभूति भी उनके साथ है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलना, जहां पर किसानों में विरोध चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और विनेश फोगाट को टिकट मिली है, कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक और ग्राफ भी बढ़ेगा। और साथ में जो स्पोर्ट्स से रिलेट हैं विनेश फोगाट जी, वो वहां पर भी उनको कहीं ना कहीं जो यहाँ पे खाप होती हैं, खाप पंचायतें होती हैं हरियाणा में, उनका भी समर्थन है। तो बिल्कुल वहां पर ये सीट निकालने की दौड़ में है और मजबूती है विनेश फोगाट जी की। और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं पवन जिनके साथ दांव पर लगी है, और या फिर करो या मरो की स्थिति है? सॉरी
जी पवन, मैं अपना सवाल दोहरा रही हूँ कि और कौन कौन से बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी है और उनके लिए करो मरो की स्थिति है? देखिए, हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा में कुछ चेहरे हैं ऐसे कि जिनकी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि वो अब की बार हार की तरफ जा रहे हैं। ग्राफ अगर देखें तो हार की तरफ जा रहे थे। जो चेहरे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे जो टोहाना विधानसभा क्षेत्र है यहाँ का मैं बता देता हूँ, बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर भी समीकरण बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और इस समीकरण को बिगाड़ने का काम INLD प्लस BSP गठबंधन है जो वो कर रहा है और जिसमें कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। जी पवन, अगर बात करें पोलिंग बूथ की तो वहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? कितनी संख्या में मतदाता नजर आ रहे हैं? और अगर बात करी जाए इस वक्त 8:15 सुबह का समय, और ऐसे में सबसे ज्यादा संख्या कौन से मतदाताओं की नजर आ रही है? देखिए, मैं अभी है ना 3 से 4 बूथ पर गया हूँ। सुबह 7 बजे शुरू होते ही 7 बजे से मैंने 3 बूथों का निरीक्षण किया अपने टोहाना विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ पर महिलाएं भी और पुरुष भी बराबर संख्या में नजर आ रहे हैं और भीड़ शुरू सुबह 7 बजे ही शुरू होगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि सुबह जितना जल्दी जाएंगे हमारा वोट डलेगा और हम काम पे निकल जाएं। इस करके सुबह सुबह जल्दी इसीलिए इतनी भीड़ होती है और यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ ये सुभाष बराला जी का पैतृक गाँव है। यहाँ पर मैं डांगरा में देवेंद्र सिंह बबली जी का पैतृक गांव है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दोनों बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी है, चाहे महिलाएं की हो या फिर पुरुषों की हो, और लोगों में उत्साह बनते ही दिख रहा है और अब की बार बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद है हरियाणा के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार जुड़े हुए थे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसपे सभी की निगाहें थी और आज इसी राज्य में मतदान हो रहा है। 90 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि और भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन सीधा मुकाबला इन दो के बीच माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि यहां पर गठबंधन करके कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती देगी, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के साथ बात नहीं बन पाई सीट शेयरिंग को लेकर, वरना माना जा रहा था कि अच्छी खासी सीटें आम आदमी पार्टी को कांग्रेस देगी, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को भी देगी, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी, जिसके चलते ये गठबंधन नहीं हो पाया। जिसके बाद 89 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और जीत का दम भरती हुई नजर आ रही आम आदमी पार्टी, यानी कि आमने सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो कि कांग्रेस की ही मुश्किलें बढ़ाएगी। साथ ही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि कांग्रेस को सीधी टक्कर दे रही है। चुनाव प्रचार करके माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने। संगठन के तमाम नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार करते, रैलियां करते, जनसभाएं करते नजर आए। कांग्रेस पर हमलावर रहे, लेकिन कांग्रेस ने भी सीधा भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों को घेरते हुए कहा कि जितने छोटे दल हैं उनका रिमोट भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें चलाती है। अब इन छोटे दलों में कांग्रेस ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी को भी इसमें शामिल कर दिया, BSP को भी शामिल कर दिया है, JJP को भी शामिल कर दिया है। तमाम राजनीतिक दलों को राहुल गांधी ने अब बीजेपी का साथ बता दिया और ये कह दिया कि बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है और इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो इस तरह से वो दहाड़ते नजर आए थे। लेकिन अगर बात करें एंटी इनकम्बेंसी की, तो इसकी वजह से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरियाणा चुनाव में नुकसान देखना पड़ सकता है। तमाम अगर दावे वादों की बात करी जाए तो दोनों ही पार्टियों का मैनिफेस्टो सामने आया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने कई लोक लुभावन वादे करे। जहां कांग्रेस ने 7 वादों में 7 संकल्पों में अपने पूरे मैनिफेस्टो को समेट दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 20 संकल्पों में अपने मैनिफेस्टो को समेटा और इसमें MSP, महिला, युवा, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। रोजगार की बात भी की गई, सिलेंडर की बात करी गई, महंगाई की बात करी गई, साथ ही तमाम मुद्दों की बात करी गई जिसमें विकास मुख्य रूप से शामिल थे।
एक बार फिर रुक करेंगे हरियाणा से हमारे संवाददाता पवन कुमार का। पवन, जिस तरह का माहौल देखने को मिला चुनाव से पहले, जो प्रचार देखने को मिला, उसमें जनता किस पार्टी की तरफ जनता का रुझान देखने को मिला? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपने जनता का मूड भी भापा होगा, तो मूड किसकी तरफ है जनता का? भाई साहब धन्यवाद। पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आपका बहुत बहुत ठीक है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो चुनावी माहौल है यहाँ हरियाणा में, तो वो काफी दिलचस्प रहा था। जो चुनावी जनसभाएं थी उसमें भी काफी तीखे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले और काफी प्रचार प्रसार किया गया। जनता तक जा जाकर अपने मैनिफेस्टो को बताया गया। सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता से वोट की अपील भी की और जिस तरह से तमाम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से वोट की अपील करते हैं, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वोट की अपील करी। अब देखना ये होगा कि हरियाणा की जनता पर इस अपील का कितना असर होता है। तमाम राजनेता जो मतदान के लिए बूथ पर जा रहे हैं वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और हरियाणा में आज यानी एक ही चरण में मतदान होना है तमाम 90 सीटों पर और ये चुनाव काफी दिलचस्प है। सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और अगर बात करी जाए वोटिंग की तो सुबह 7 बजे से जारी जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हरियाणा में तमाम मुद्दे देखने को मिलते हैं, किसानों से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, पलायन से संबंधित हो। विपक्ष ने तमाम मुद्दों को उठाया। उसने रोजगार हरियाणा में देने की बात करी। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण उठाया कि जो युवा है उनको रोजगार मिले, युवा अपने राज्य में रहकर ही, अपने परिवार के साथ रहकर ही कमाई कर सके, उनको पलायन ना करना पड़े, पलायन करने की नौबत ना आए। और कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इस चीज का ध्यान रखेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी विकास, नए रोजगार के अवसर, तमाम दावे वादे करे हैं। अब जनता को किसके दावे वादे पर विश्वास होता है, क्योंकि हरियाणा ने कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, सभी का कार्यकाल देखा है। जनता ने सबको मौका दिया है, लेकिन 2024 में जनता किसको मौका देती है, किसका मुख्यमंत्री बनाती है, किसकी सरकार बनती है, ये आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और 8 तारीख को साफ हो जाएगा कि जनता किसकी सरकार बनाएगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। जनता से बार बार एक ही अपील, वोट करने पहुंचे। और अगर देखिए तस्वीर तो देखिए सीएम नायब सिंह सैनी आप देख पा रहे हैं मतदान केंद्र पर तमाम बड़े चेहरे मतदान करने सुबह सुबह पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और पहले से ही तमाम तैयारियां कर ली थी। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई, वीवीपैट और तमाम चीजों की जांच कर ली गई थी, किसी भी दिक्कत का सामना जनता को ना करना पड़े। और अब हमारे साथ एक बार फिर संवाददाता पवन कुमार जुड़ चुके हैं हरियाणा से। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन लाडवा विधानसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सीएम नायब सिंह सैनी को क्यों उतारा, क्या रणनीति नजर आ रही है पवन आपको? पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और तमाम सवाल हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये एक राजनीति का हिस्सा है, ये एक रणनीति के तहत फैसला लिया गया है कि नायब सिंह सैनी को इस बार लाडवा विधानसभा सीट से उतारा जाए। लाडवा विधानसभा क्षेत्र में सीट पर सीधी टक्कर कांग्रेस से देखने को मिल रही है और बड़ी चुनौती देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए सीधा सीएम को इस सीट से उतारा गया है ताकि ये संदेश दिया जा सके कि कांग्रेस को हराना मुश्किल नहीं है। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक है वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब भी जीत का दम भर रही है। उधर लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं और प्रचार में भी कांग्रेस ने काफी मेहनत करी और जनता से संपर्क साधा और इसका असर अब माना जा रहा है कि
हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। जो फॉर्मूला, जो रणनीति लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनाई थी, वही हरियाणा में भी अपनाने की पूरी कोशिश रही। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वही टेक्निक हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी उपयोग करते हुए नजर आई कांग्रेस। राहुल गांधी की जब चुनाव प्रचार का अंतिम चरण था तो अलग अलग जनसभाएं कराने से बेहतर एक रथ यात्रा निकाली कांग्रेस ने, और इसमें न सिर्फ राहुल गांधी शामिल रहे बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल रही। यानी दोनों भाई बहन की जोड़ी ने मिलकर चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में धुआंधार प्रचार किया। अब इसका कितना असर देखने को मिलता है, भाई बहन की ये जोड़ी जनता को कितनी पसंद आई है, भाई बहन के दावों वादों पर, कांग्रेस के तमाम वादों पर जनता को कितना विश्वास है, ये जनता आज साफ कर देगी जब वो अपना मत डालने जाएगी। तो जिसके हिस्से में सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे उसकी सरकार बनेगी और जनता का फैसला 8 तारीख को सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, किसकी रणनीति बेहतर, सबसे बड़ा सवाल कि कौन जनता के हित में सोच रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि जनता इस वक्त किस पे विश्वास करती है। महंगाई के मुद्दे पर विश्वास करती है, संविधान के मुद्दे पर विश्वास करती है, रोजगार के मुद्दे पर विश्वास करती है, या फिर मूलभूत सुविधाएं जो सड़क, बिजली, पानी है, कई तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां से इनकी समस्याएं सामने आती हैं। जनता इन समस्याओं को दूर करने वालों पर विश्वास करती है। तो जनता के सामने कई सवाल हैं जिसे देखते हुए वो आज अपना बटन दबाएगी। कई राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन भी हरियाणा में हैं और इसका असर भी साफ देखने को मिलेगा। कुछ गठबंधन ऐसे होते हैं जो पार्टी को जीत की तरफ ले जाते हैं, लेकिन कुछ गठबंधन ऐसे होते हैं जो कि उल्टा भी कर देते हैं, और यहाँ पे भी कई गठबंधन है। अब इसका सीधा असर होता है, उल्टा असर होता है, जनता ने क्या मन बनाया है ये तो 8 तारीख को ही साफ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे भी काफी राजनीति देखने को मिली है। हरियाणा का चुनाव काफी दिलचस्प है, और अगर यहाँ के प्रचार की बात करें तो प्रचार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जहाँ किसानों का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, तो वहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो तमाम तरह से जनता को अपने पाले मिलाने की कोशिश करी गई तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। अगर बसपा की बात करी जाए तो बसपा ने तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर ही सवाल उठाए, दोनों पर ही विश्वास न करने की बात कही। और जिस तरह की राजनीति देखने को मिली हरियाणा में, उसने सियासी पारा बढ़ा दिया था। हर किसी की जुबान पे बस हरियाणा चुनाव की चर्चा थी। और हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं संवाददाता पवन। पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी पवन, तो सबसे पहला सवाल तो ये कि जिस तरह से इस बार सीएम नायब सिंह सैनी की जो सीट है वो बदली गई, लाडवा से सीएम को उतारने के पीछे क्या रणनीति नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि ये देखिए कि रणनीति है कि जो लाडवा के जातिगत वोट हैं, जैसे सैनी बिरादरी के वोट हैं, सबसे ज्यादा वोट हैं वहाँ पे, और दूसरा नंबर की करनाल से अगर वो लड़ते तो उन्हें हो सकता है कि उन्हें टफ मुकाबला, अच्छा मुकाबला देखने को मिलता। मगर सैनी बिरादरी के वोट ज्यादा होने के कारण उन्हें लाडवा से उतारा गया, और साथ में जो सुरक्षित सीट जो मानी जा रही है सैनी बिरादरी के लिए, तो इसलिए उनको वहां से उतारा गया। जी पवन, 36 बिरादरियों की भी राजनीति काफी देखने को मिली। राहुल गांधी ने खुद कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और 36 बिरादरियों की सरकार बन रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में जो बिरादरी वाली राजनीति है, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए कि जहां तक ये बात है कि भाजपा के खिलाफ जाट मतदाता एकदम से लामबंद हैं, और जिसके चलते बाकी बिरादरी हैं, 36 बिरादरी, 35 बिरादरी जो बाकी हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास किया गया, जिसमें भाजपा अभी तक असफल रही है। जी पवन, देखिए इस बार घोषणा पत्र में भी कई दावे वादे किए गए, तो घोषणा पत्र का कितना असर मानते हैं? क्योंकि सिलेंडर सस्ती करने की बात भी करी गई है, नौकरियां देने की भी, रोजगार जब दिया जाएगा तो उससे पलायन भी रुकेगा, तमाम दावे वादे किए गए हैं। तो इन वादों का कितना असर देखने को मिल रहा है, और किसके वादों में ज्यादा दम लग रहा है, और जनता किसके दावों वादों पर विश्वास कर रही है? ग्राउंड जीरो पर जब आपने लोगों से बात करी होगी तो जनता का रुझान क्या रहा? तो जनता का ये मानना है कि दावे, हर एक पार्टी दावे करती है, वादे करती है, दावे करती है, और दोनों पार्टियों में, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों में दावे एक जैसे, एक समान है, जो वादे किए गए हैं एक समान नजर आ रहे हैं।
तो जिससे लोगों का विश्वास इन जो ना वादों से दावों से उठता नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये वादे तो हर एक पार्टी करती है, सभी पार्टियां करती हैं, मगर उन्हें पूरा करने में असफल रहते हैं। जी पवन, अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करी जाए, सड़क, पानी, बिजली, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसको लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली जनता में, और जनता अपनी मांगों को लेकर, क्या कहीं से कोई ऐसी खबर भी आई कि वोट बहिष्कार के लिए जनता उठ खड़ी हुई? नहीं, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि जो वोट है उनका बहिष्कार किया, पोलिंग का बहिष्कार किया है। मगर ये बता दूं कि जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा ना करना, जैसे एमएसपी की गारंटी का था, अभी हम एमएसपी देंगे, उसको अभी तक तो सरकार दे रही है, मगर लिखती रूप में जो उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो इससे जिससे जाट मतदाता काफी सख्त नाराज हैं। और साथ में जो आम जन सुविधाओं की बात है, आम जन सुविधा में जैसे टवाना क्षेत्र की लगा ले, तो पहले पिछले 50 वर्षों में ऐसा जो काम नहीं हो पाए थे, वो पिछले 5 वर्षों में, जैसे बस स्टैंड की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो या मेडिकल कॉलेज की बात हो, तो ऐसे ऐसे काम जो है ना, सरकार ने अच्छे काम किए भी हैं। जो हर एक प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, बनाने का वादा किया गया है और बन भी रहा है। तो ऐसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने में काफी सफल रहे हैं। जी पवन, देखिए, चुनाव से ठीक पहले किसानों में आक्रोश देखने को मिला, उनकी मांगे पूरी ना होने पर रेल रोको अभियान भी किया गया। तो ऐसे में जो नाराजगी है वो भी साफ देखने को मिल रही है। इसका असर भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर कितना मानते हैं? बिल्कुल, आपको बता दो कि पूरा असर पूरा रहेगा, अच्छा असर रहेगा उनका, क्योंकि मैं वही कह रहा, किसान मतदाता और जाट मतदाता वन साइडेड एक साइड में चले गए हैं। क्योंकि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती, उन्होंने जो मांगे रखी थी वो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, तो वो भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। तो इससे काफी असर पड़ सकता है। जी पवन, अगर बात करें वीवीआईपी की, कौन कौन से ऐसे वीवीआईपी मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं, वोट डाल चुके हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं कि जैसे नायब सिंह सैनी है, वो मतदान का प्रयोग कर चुके हैं। टोहाना से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है, वो मतदान का प्रयोग कर चुके हैं। और अनिल विज जी है, वो अभी तैयारी कर रहे हैं, शायद होल का उन मतदान अभी तक हो गया होगा। तो ऐसे ही जो फरीदाबाद क्षेत्र में हम मंत्री थे, वो भी अपना मतदान का प्रयोग कर चुके हैं। तो ऐसे लगभग, क्योंकि उन्होंने बाद में मतदान करने के बाद में सारे क्षेत्र में घूमना होता है, तब जाना होता है, तो जिसके चलते वो सुबह सुबह ही अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाते हैं और मतदान करते हैं। जी, जनता से अपील करते हुए भी सभी नजर आए होंगे, तो अपील किस तरह की देखने को मिल रही है? चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह से इस बार जनता को जागरूक किया गया मतदान के लिए? क्या उम्मीद जताई जा रही है, इस बार कितना प्रतिशत मतदान जाएगा? हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की तरफ से जनता को अपील की गई है कि जो आप घरों से निकले और मतदान करें और अच्छे से तरीके से मतदान करें। और जो किसी भी मतलब पक्ष या विपक्ष दोनों की तरफ से भी ये दोनों कहा गया है कि मतदान अच्छे तरीके से हो। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि अभी तक जो मतदान जितने प्रतिशत भी हुआ है, अभी तक जो मतदान हुआ है वो शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो रहा है। और लगभग हमें लगता है कि 80% के 70 से लेके 80% के बीच में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। जी, मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है पवन? वृद्धों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? और अगर गर्मी का समय है तो किस तरह का व्यवस्था है? और मौसम कैसा है? क्या मौसम की वजह से कोई दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, अभी तक तो मौसम की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि देखिए हवा भी ठंडी चल रही है, साथ में सुबह सुबह के समय तो ठंडी होती है, ठंडक होती है, तो जिसके चलते अभी तक कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई। साथ में जो चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव जो प्रक्रिया शुरू की गई है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे अगर विकलांग कोई व्यक्ति है और बुजुर्ग व्यक्ति को 80 साल के ऊपर से व्यक्ति को तो घर बैठे ही मतदान केंद्र की सुविधा दी गई थी। और साथ में जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए व्हील चेयर का प्रबंध भी किया गया है। साथ में अगर पानी का प्रबंध, खाने का प्रबंध अच्छे तरीके से किया गया है। खाना जो मतदान केंद्र पर जो आएगा उसे सबसे पहले आने वाले को गुलाब का फूल भेंट कर उनके बधाई भी दी गई कि आप सबसे पहले आए हैं और जिससे आप मतदान प्रक्रिया में अच्छे तरीके से भाग ले सकें। तो ऐसे में मतदान केंद्रों पर अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं सरकार द्वारा भी, और साथ में जो चुनाव आयोग है उस द्वारा भी।
जी पवन, अगर बात करी जाए कि कितने मतदाता हैं, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? और साथ ही नए मतदाताओं के बारे में भी, जो न्यू वोटर्स है, जो यूथ है, उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे, उनकी कितनी संख्या है? और उनसे अगर आपने बात करी है तो ये भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या सोचना है, वो किस आधार पर मतदान कर रहे हैं? जी बता दूं आपको कि जैसे टोहाना क्षेत्र है, 2,31,000 मतदाता थे पूर्व में, और लेकिन जो नए मतदाता बने हैं लगभग 3,000 के आसपास मतदाता नए भी बने हैं। तो उससे लगता है कि मतदान तो काफी बड़ा है, मतदान जो मतदाता है वो काफी बड़े हैं। और साथ में आपको ये बता दूं कि जो लोगों का मानना है कि हम जब हमने बात की लोगों से, जब मतदान केंद्र से बाहर निकले, मत का प्रयोग करके बाहर निकले, तो जब उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि हमने व्यक्ति देखा है, हमने और साथ में जो अच्छी सुविधाएं दे सके, जो अच्छा काम कर सके, जो अच्छा जिनका व्यक्तित्व हो, जो जिनका अच्छे तरीके से बोल सके, अच्छे तरीके से बात कर सके, हम ये चीज देख के हम मतदान करके आए हैं। जी पवन, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसको लेकर अपने प्रत्याशी का चयन आज जनता करने वाली है शहरी क्षेत्रों में? बिल्कुल, शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ी जो सुविधाओं का जो अभाव होता है, हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर नहीं है, और साथ में जो सड़कें हैं वो लगातार टूटी पड़ी हैं। तो ऐसे में लोगों को जो आम सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है, और वाहन की जो परिवहन विभाग है वो भी थोड़ा सुस्त है, जिसके चलते लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसके चलते ये बातें भी लोगों के मुंह में से निकलनी शुरू हुई। उनका कहना शुरू हुआ कि जब तक जो सरकार, जो हम उसी प्रतिनिधि को वोट करेंगे जो हमें सुख सुविधाएं हमारी पूर्ण कर पाएगा। जी पवन, देखिए विकास की बात तो बहुत करी जा रही है, लेकिन विकास किसी भी राज्य की बात करी जाए तो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, लेकिन हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों का कितना विकास किया गया? क्योंकि हरियाणा की बात आती है तो सभी के मन में जो पहली तस्वीर होती है वो ग्रामीण परिक्षेत्र की होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र का कितना विकास किया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी चुनौतियां हैं? बिल्कुल, चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का इस सरकार में जो पिछले 5 वर्ष तक सरकार चली है, भाजपा गठबंधन की सरकार 4.5 वर्ष तक रही है, और साथ में 6 महीने तक बाद में भी सरकार चली है। तो ये इस सरकार में जो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्य जैसे जो जोड़ होते थे उनको जो एक नया रूप दे दिया गया, साथ में जो सड़कों का है जाल बिछा दिया गया, तो साथ में पीने की पानी की सुविधा भी अच्छी तरीके से दी गई है। सबसे बड़ी बात यह, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूर्ण तरीके से नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते लोगों की नाराजगी भी है इसमें। जी पवन, अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने एक और बात कही थी हरियाणा में कि जिन फसलों पर एमएसपी देने की बात करी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें से 10 फसलें तो उगाई ही नहीं जाती हैं हरियाणा में। तो इसको लेकर क्या जनता के मन में कोई सवाल उठ रहे हैं? इसका कितना असर मानते हैं? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है प्रियंका गांधी ने। बिल्कुल, आपको बता दो कि सरकार द्वारा भी अभी 2 दिन पहले ही जो मीटिंग रखी गई थी, मंत्रिमंडल की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कृषि क्षेत्र को लेकर काफी लाभ की जो प्रक्रिया बताई गई थी कि जैसे जो फसलें जिनकी जो एमएसपी जो दी गई है, जो फसलें यहाँ नहीं होती उनको उगाने का, उनको लगाने का जो है ना, उस पर सब्सिडी दी जा रही है, ताकि उसका फसल भी हमारे क्षेत्र में हो सके और उस पर काफी लोग लाभ प्राप्त कर सके। किसान भी अब उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उसमें सब्सिडी मिल रही है, साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उसका भाव भी अच्छा मिल रहा है, जिसके चलते किसान भी उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जी पवन, हरियाणा में आज 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में अगर बात करी जाए स्वास्थ्य की, विकास की, तो विकास और स्वास्थ्य, इन 2 चीजों पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे। सड़कों का जाल कितना बिछाया गया, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर करी गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने अस्पताल बने हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जहां तक बात है, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक जो ग्रामीण क्षेत्र में के शहरी क्षेत्र में भी डॉक्टर जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाए थे पूर्ण तरीके से, क्योंकि हर एक आदमी के, हर एक व्यक्ति की जो जरूरत होती है वो स्वास्थ्य की जरूरत होती है, और सबसे शिक्षा की जरूरत होती है, और जो परिवहन की जरूरत होती है। तो जो इन चीजों पे जो खरा सरकार नहीं उतर पा रही है, तो उससे लगता है कि लोगों में नाराजगी तो नेचुरली तरीके से होगी। मगर अभी तक जो बातें कही गई हैं, जो साथ में काम भी चल रहे हैं, जैसे प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का बनाना,
जी। जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो पाएंगी। और हमारे क्षेत्र में एक नए जो हॉस्पिटल बनने, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, 7 मंजिला हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे भी, तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बनने जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं और भी बेहतर हो पाएंगी। और जी। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका काफी बड़ा हुआ जो प्रभाव है काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो देखिए कि जीटी रोड जो है ना बहुत जगह पे बहुत क्षेत्र में बने हुए हैं, जिससे आम जन को चलने में या आने जाने में सुविधा बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है। जी पवन, लोकसभा चुनाव के दौरान एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे प्रत्याशी भी उतारे थे जिनको लेकर जनता के मन में नाराजगी थी, जिसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन माना जा रहा है कि अब जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी काफी सोच समझ के अपने प्रत्याशी उतार रही है। लेकिन क्या इस चुनाव में कोई एक भी ऐसा प्रत्याशी है जिसको लेकर जनता के मन में नाराजगी हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि जिसके किसी प्रत्याशी के प्रति जनता के मन में नाराजगी हो, क्योंकि ये जो कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी बहुत सोच समझ के प्रत्याशी उतारे हैं कि जो जिनका प्रभाव अच्छा है और साथ में जो अच्छे तरीके से जी सके, या जिनके, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जिनका विरोध अच्छा तरीके से विरोध हुआ हो। जी पवन, अगर बात करें नए चेहरों की, तो इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने क्या इस बार युवाओं को वरीयता दी है, युवाओं को ज्यादातर टिकट दिया है, और लगभग कितने प्रतिशत माना जाए कि युवाओं को मौका मिला है, कितने चेहरों को बदला गया है और क्यों? मैं आपको बता दूं कि अच्छे जो युवाओं को प्राथमिकता दी गई है ताकि युवा आगे आ सके और अच्छे तरीके से जो है ना शहरी क्षेत्रों का और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सके। तो कांग्रेस चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने अच्छे जो है ना वो सुविधाएं जो अच्छी सुविधाएं देने के लिए अच्छे नागरिकों को और साथ में अच्छे जो युवाओं को आकर्षित किया है। जी पवन, भारतीय जनता पार्टी है या फिर अन्य राजनीतिक दल, वो आधी आबादी की बहुत बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा आधी आबादी को टिकट किस पार्टी ने दिया है? पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और तमाम चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम चीजों पे जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा में जो तैयारी करी गई चुनाव की, वो चाहे युवाओं को, महिलाओं को टिकट देना हो या फिर राजनीतिक प्रचार करना हो, तमाम पहलुओं पर हमने जानकारी भी ली है। अपने दर्शकों तक हम तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। मतदाताओं की संख्या भी लगातार मतदान केंद्रों पर बढ़ती जा रही है। तमाम तैयारियां करी गई हैं मतदान केंद्रों पर। तो हरियाणा की तमाम 90 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एक चरण में मतदान होगा, 8 तारीख को फैसला आएगा और सुबह से ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, और मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही उनसे अपील भी करी जा रही है कि वो मतदान करें। बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे, कई वीआईपी, वीवीआईपी, सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। जनता से भी वोट की अपील कर रहे हैं। और सीधा मुकाबला हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस की दिक्कत आम आदमी पार्टी बढ़ाती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की कॉम्पिटिटर के रूप में सामने खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस को सीधी टक्कर दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के उतरने से भी माना जा रहा है कि जो वोट है वो कटेगा, और वोट कटेगा तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को होगा। हालांकि दोनों में गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर ये गठबंधन नहीं हुआ। काफी दिलचस्प रहा चुनाव प्रचार, काफी सवाल जवाब हुए, काफी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। घोषणा पत्र को लेकर भी काफी घेरा गया और दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र काफी लोक लुभावन भी है, और दोनों पार्टियों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र रहे वो जनता के मुद्दों से जुड़े हुए, जनता की समस्याओं से जुड़े हुए रहे। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों पर जनता कितना भरोसा करती है, किसे चुनती है, तो ये तो 8 तारीख को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल बड़ी संख्या में वो चाहे वृद्ध हो, युवा हो या फिर जो है महिलाएं,
सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, अपने मत का प्रयोग कर रही हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभा रही हैं। तो हरियाणा की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसान। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने रेल रोको आंदोलन भी किया, जिसका भी सीधा असर चुनाव पर देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों से बात करने, उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करती रही, लेकिन किसानों की नाराजगी दूर नहीं हुई है। एमएसपी की जो दावा वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी पत्र में, घोषणा पत्र में, तो ऐसे में भी ये सवाल विपक्ष ने उठाया कि अब क्यों एमएसपी की याद आई है, चुनाव सिर पर आए तो एमएसपी की याद आई। तो अगर एमएसपी का जिक्र कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में किया है, तमाम राजनीतिक दलों ने भी किया है, और ऐसे में ये भी दिलचस्प हो जाता है कि जहां किसानों का मुद्दा महत्वपूर्ण है, किसान हरियाणा के वो किसान थे जो कि प्रदर्शन करने दिल्ली की सीमा की तरफ बढ़े और उन्होंने अपनी आवाज उठाई तमाम किसानों के लिए, और अब जब हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो इसका कितना फायदा कितना नुकसान किस पार्टी को होता है, ये देखना भी काफी दिलचस्प है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ही गठबंधन की राजनीति का भविष्य भी तय होगा। कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव गठबंधन की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। 20 साल से प्रदेश की सत्ता से बाहर चल रहे क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोक दल ने राजनीति की मुख्य धारा में आने के लिए तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.5 साल तक गठबंधन सरकार में शामिल रही जननायक जनता पार्टी का सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद पार्टी से गठबंधन है। और अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले तो मतदान केंद्रों की वो तस्वीर जानना चाहेंगे, कितनी भीड़ देखने को मिल रही, कितना उत्साह है जनता में? बता दें, इस समय हम फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा में खड़े हैं और लगातार जिस तरह से तस्वीरें हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से जो पब्लिक आम जो लोग हैं वो अपनी मतों का प्रयोग करने पहुंचे हैं। तस्वीरें में दिखा दें कि बड़े पैमाने पर प्रशासन के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और बारीकी से जो लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं उनको बारीकी से चेक किया जा रहा है कि किसी प्रकार जो फोन है वो मिसयूज ना करें, और इसी को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। पर ऐसे में बता दें कि अब आज और फरीदाबाद की, अगर पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो 1650 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और उसके बाद प्रशासन उन पोलिंग बूथों पर बारीकी से जांच कर रहा है कि किसी प्रकार लापरवाही ना बरती जाए, और जो वोटिंग के दौरान जो अगर कोई गड़बड़ी अगर कोई पाई जाएगी उससे निपटने के लिए भी प्रशासन सख्त है। पर ऐसे में बता दें कि जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं वो इस बार वोट करने पहुंच रहे हैं, जिनको लेकर बुजुर्गों के लिए भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्हील चेयर जैसे जो विकलांग जो लोग हैं उनके लिए भी व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है कि किसी प्रकार उनको पोलिंग मशीन तक लेके जाया जाए और उनसे वोटिंग की जाए। और जो युवा पीढ़ी है जिनके नए वोट बने हैं वो काफी खुश है क्योंकि पहली बार वो वोट कर रहे हैं। पर ऐसे में बता दें जो आम लोग हैं उनकी जो क्षेत्र में, क्योंकि 10 साल बीजेपी सरकार रही है और उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए, कहीं ना कहीं वो नाराज हैं और वो इस बार वोट करने वाले हैं। और उनका साफ कहना है कि हम उस कैंडिडेट या उस नेता को वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। जी मनोज, अगर बात करी जाए अन्य मुद्दों की तो कौन से ऐसे मुद्दे भी देखने को मिले हैं जो कि जनता को मजबूर कर रहे हैं कैंडिडेट बदलने के लिए या फिर अपनी नई सरकार चुनने के लिए?
बता दें कि लोगों की आमभूत जो सुविधा है वो बिजली, पानी और शिवर की जो समस्या है या बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार नहीं मिल पा रहा, जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं वो लोग नाराज हैं। और बीजेपी सरकार रही है, बड़े बड़े स्कूल बना दिए गए हैं पर उनका उद्घाटन नहीं हुआ। इस तरह की जो व्यवस्था है जो उनकी तरफ से बिगड़ी हुई थी, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो लोग नाराज हैं। NIT 86 की बात की जाए तो यहाँ सब में ज्यादा बिजली और सीवर की जो समस्या है वो मूलभूत सुविधा है, जिसको लेकर लोगों ने पहले भी नगर निगम पे कई बार प्रदर्शन किया है। पर ऐसे में बता दें कि लोग काफी नाराज हैं और इसको लेकर भी लोग अब वोट करने पहुंच रहे हैं लगातार। सुबह सुबह किन मतदाताओं की सबसे ज्यादा संख्या देखने को मिल रही है? युवाओं की, महिलाओं की, वृद्धों की? बता दें कि सुबह सुबह से ही महिला, बुजुर्ग, बच्चे सब बढ़ चढ़कर अपनी मतों का प्रयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक आकर यहाँ पर वोट कर रहे हैं। पर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन के बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो फोर्स है वो बढ़ाई गई है और एक एक जो बंदे जो आ रहे हैं उनकी बारीकी से चेक की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो अंदर मशीन के जो वायरल हुए थे उसको लेकर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अपने हथकंडे के माध्यम से पेट्रोलिंग की प्रशासन कर रही है। पर ऐसे बता दें तमाम जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो लोगों की पर्ची निकालने के लिए लगे हुए हैं, ताकि जो लोग आए और पर्ची लें तुरंत अपनी वोट डालें, ताकि लोगों को समय न लगे। जी, संवेदनशील मतदान केंद्र कौन कौन से हैं? वहां पे क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं मनोज? फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो बड़खल विधानसभा है और फरीदाबाद के अंदर खुद बड़ा विधानसभा है, जहां पर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अभी अपनी फैमिली के साथ जाकर वोटों को डाला है। बड़े बड़े जो मतदान केंद्र हैं वो फरीदाबाद के अंदर 3 है, जिसको लेकर प्रशासन ने वहां पर पहले ही पुलिस प्रशासन को 5 बजे से अलर्ट किया गया है। किसी प्रकार की जो लापरवाही है वो वहां पर नहीं देखी जाएगी और चप्पे चप्पे पर प्रशासन है वो बारीकी से लोगों की जांच करने के बाद ही वोट डालने के लिए अंदर भेजा जा रहा है। जी, मतदाताओं की संख्या भी काफी महत्वपूर्ण होती है हर एक चुनाव में, और तमाम राज्यों में जातीय बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी के आधार पर प्रत्याशी भी राजनीतिक दल उतारते हैं। तो इसका कितना प्रभाव देख रहे हैं इस बार चुनाव में? तो लगातार अगर बात की जाए तो जाति भेद का भाव हम हालांकि कर नहीं सकते, पर लगातार जिस तरह से बता दें कि लोगों की जो संख्या है वो सुबह से 7 बजे से पहले धीरे धीरे वोटिंग चल रही थी, पर अब लगातार जिस तरह से दिन निकलता जा रहा है लोगों की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि इस 8 तारीख को कौन कैंडिडेट जीत पाएगा, ये तो 8 तारीख के बाद ही फैसला होगा। पर ऐसे में बता दें कि सुबह का समय है और अब तक लोगों की यहाँ पर जहाँ हम खड़े NIT 86 का जो यह 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पर ऐसे में लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, लगातार अपनी मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, देखिए, अगर बात करी जाए तो जातियों के आधार पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। हम अपनी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि भाजपा ने अगर जाट 16 कैंडिडेट उतारे तो कांग्रेस ने 28 उतारे हैं। हरियाणा में जाट वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है, यानी कि जातियों के आधार पर, बिरादरियों के आधार पर प्रत्याशियों को उतारा गया है। तो इससे पार्टियों को कितना फायदा होता दिख रहा है, और जातीय राजनीति का कितना फायदा या फिर कितनी सक्सेस रहती है हरियाणा में? बता दें हरियाणा में अगर बात की जाए तो जाति के लेकर भी कहीं ना कहीं जिस जाति के हैं वो जाति से संबंध रखते हैं, उनकी वोट ज्यादा है, चाहे वो गुर्जर समाज से हो चाहे वो अन्य समाज से हो। पर ऐसे में बता दें कि लगातार कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। ऐसे में जो कांग्रेसी जो विधायक हैं पंडित नीरज शर्मा, उनका भी साफ कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस बार बीजेपी को बदल सकते हैं, क्योंकि 10 साल रही है और उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जिसको लेकर जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं। अब देखना होगा कि अब 8 तारीख को किसकी सरकार बन पाती है और किसको लोग अपना उम्मीदवार, किसको अपना कैंडिडेट बना पाते हैं। जी, जनता का क्या कहना है? जनता किन मुद्दों को लेकर आज मतदान केंद्रों पर पहुंची है, वोट कर रही है? क्या आप जनता से बात कर पाएंगे? जनता से हम जानना चाहेंगे कि जनता किन मुद्दों को लेकर आज मतदान केंद्र पर पहुंची है।
बता दें कि लोग अपनी वोट करने आए हैं। लोगों का साफ कहना है कि उनके क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधा है, चाहे बिजली हो या पानी हो या सड़कें खराब हो, उनको लेकर कहीं ना कहीं लोग काफी नाराज हैं, क्योंकि 10 साल बीजेपी सरकार रही है और उससे पहले 10 साल कांग्रेस रही है और उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। और अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं बराबर की है। पर ऐसे में बता दें कि लोगों का साफ कहना है कि इस बार वो अपने क्षेत्र का विकास जो करेगा उसको वो कैंडिडेट चुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर तमाम 90 विधानसभा सीटों को देखी जाए तो वो कौन सी विधानसभा सीट है जहां पर सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है? बता दें कि फरीदाबाद की वो जो विधानसभा है वो इस बार समय बढ़ी है, जिसको लेकर केंद्र राज्य मंत्री ने भी लोगों से वोट डालने की जो आम लोगों से अपील की है कि मतदान दिवस है, इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा, महिला, बुजुर्ग सब बढ़ चढ़कर भाग ले, क्योंकि इसी को लेकर जो फरीदाबाद के जो डीसीपी विक्रम सिंह हैं उनकी तरफ से भी सख्त हिदायत दी गई है कि जो इंडस्ट्री है वो इस बार इस दिन के लिए छुट्टी रखे, ताकि लोग अपनी मतों का प्रयोग कर सकें और जा सकें। अब ऐसे में समय बड़ा सवाल है कि लोग अपने अपने घरों से निकल के आ रहे हैं कि सुबह 7 बजे का जो समय है, और तस्वीरें दिखाते हैं कि हमारे पीछे जो लोगों की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं लगी हुई है और बड़े पैमाने पर बुजुर्ग हो या महिला वो वोट डालने आ रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? क्या कहेंगे इस बार किसको वोट देने जा रहे हो? क्या कहेंगे, कौन उम्मीदवार, कैसे विकास चाहते हो आप? कैसे विकास चाहते हो अपने क्षेत्र में? जो चाहते हैं कि हमारे देश की रक्षा हो। ये जो वोट डालना है, ये साफ कह रहे हैं कि हमारे देश की रक्षा हो, इस तरह की जो मांग है वो यहाँ अब जो महिला वोट डालने आई थी उनसे हमने बातचीत की है, वो साफ कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो या हमारे क्षेत्र की रक्षा हो, ऐसा कैंडिडेट वो चुनना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन किसानों से जुड़े मुद्दे काफी हैं और पलायन से जुड़े, तो पलायन की समस्या कितनी रहती है? जो लोग हैं वो अपने राज्य में ही रोजगार चाहते हैं, तो इसको लेकर कितने लोग वोट करना चाह रहे हैं, कितने लोग वोट करने आए हैं? बता दें कि अभी किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की जो एमएसपी की जो मांगे थी वो किसानों के एड़े थे। किसान भी इस बार कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है उससे कहीं ना कहीं नाराज थे, जिसे उन्हें अब देखना होगा कि इस बार किसकी सरकार वो किसान चुनना चाहेंगे, कि लगातार जिस तरह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अपनी एमएसपी की मांग सरकार के आगे अड़े रहे। पर ऐसे समय बड़ा सवाल है कि आज चुनाव है और आज चुनाव को लेकर किसान भी इक्का दुक्का जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी वोटों को डाल रहे हैं, ताकि वो खुश हैं कि इस बार वो अपना एक नया कैंडिडेट चुनना चाहते हैं। क्या कुछ कैंडिडेट है वो तो 8 तारीख के बाद ही साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए मतदान केंद्रों पर और हमें जानकारी देते रहिए। तो मतदान केंद्र से हमारे साथ संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़े हुए थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी ने भी दिखाई कि किस तरह से मतदान केंद्रों पर पहुंचकर विकास के लिए लोग वोट कर रहे हैं। विकास और सुरक्षा के लिए मतदान करते नजर आ रहे हैं मतदाता। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। कई वीआईपी वीवीआईपी भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं और शाम 6 बजे तक यूं ही प्रक्रिया जारी रहेगी। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े राजनेताओं ने जनता से वोट की अपील करी है और अब इस अपील का असर भी देखने को मिल रहा है, जहां लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। आज की खबर आपको पूरी अपडेट पूरा दिन देगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।